Hello everyone, welcome to online class on ray optics and optical instrument. In today's lecture, I am going to discuss refraction through a rectangular glass pipe and expression of lateral shift. Let's start the class. Okay. First I'm going to discuss about refraction through a combination of media. First, I'm going to discuss about refraction through a combination of media. Okay. So, first of all, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, ग्लास बीकर, सपोज एक ग्लास बीकर है, रेक्टेंगुलर ग्लास बीकर, वहां पे वाटर है, ठीक है। तो ए रे ऑफ लाइट जो एयर से वाटर पे आ रही है, ऐसे एक रे ऑफ लाइट है ए बी। तो ए बी लाइट इंसिडेंट हो रही है पी क्यू फेस पे। पी क्यू क्या है यहाँ पे? पी क्यू है एयर वाटर का सेपरेटिंग सरफेस। एयर वाटर का सेपरेटिंग सरफेस पी क्यू पे आके ए रे ए बी इंसिडेंट हो रही है बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जो एंगल क्रिएट करेगा, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो हियर दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नाउ एयर इज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। सो एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम and water is optically denser medium. So here light is traveling from air to water. So after refraction it bends towards the normal, ठीक है ना। rarer to denser मतलब bends towards the normal, तो उसने नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ, ठीक है। लाइट को किस तरफ जाना था? लाइट को पास होना था किस तरफ? लाइट को पास होना था इस तरफ, लेकिन यहाँ पे एक मीडियम पे दूसरे मीडियम पे जा रही है। सो रेयरर टू डेंसर, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे BC इज योर रिफ्रैक्टेड रे एंड BC रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट किया, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? ओके। नाउ ये जो एसर सरफेस क्या है? एसर सरफेस है ग्लास एंड वाटर का इंटरफेस, सेपरेटिंग सरफेस, ठीक है। एसर सरफेस is the separating surface of water and glass. तो BC जो रिफ्रैक्टेड रे वो आके एसर सरफेस पे C पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। तो C पॉइंट पे मुझे क्या करना है? C पॉइंट पे मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो हियर R1 is your angle of for BC ray, R1 is your angle of incidence, ठीक है। अब देखो PQ and SR is parallel। अगर PQ and SR parallel है तो ए एंगल जो दिखाई दे रही है CBN एंड ए जो एंगल है BCN, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ए R1 है मतलब ए बी R1 है। तो फर्स्ट रे के लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सेकंड इस रिफ्रैक्टेड रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों इक्वल होगा। अब जाके रे फिर ट्रैवल कर रही है वाटर टू ग्लास। सो वाटर टू ग्लास, अगेन वाटर क्या है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इन कंपैरिजन टू ग्लास। वाटर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इन ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो हियर रेयरर टू डेंसर, लाइट इज नाउ ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो उसको किस तरफ बैंड होना है? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे भी जो CD रे है, CD रे किस तरफ बैंड हुआ? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ। नाउ CD रे, रिफ्रैक्टेड रे जो CD रे UV जो सरफेस है, UV सरफेस क्या है? UV सरफेस है सेपरेटिंग सरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर। तो UV सरफेस पे आके D पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। नाउ D पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ तो अब रे ट्रैवल कर रही है ग्लास टू एयर, सो डेंसर टू रेयरर। सो जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं डेंसर टू रेयरर तो क्या होते हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे भी वही हो रही है, जो रिफ्रैक्टेड रे, फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे मिला है D, वो किस तरफ बेंड हो रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब जाके जो फाइनली रे मिला है, एक रे एयर से स्टार्ट हुआ था, एयर से सोर्स से स्टार्ट हुआ था, ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, देन ग्लास टू एयर। तो फाइनल जो रे मिला है उसको क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे।
एंड इस रे है इंसिडेंट रे। अब देखो पी क्यू एस आर एंड यूवी पैरेलल है, सो इट इज ऑब्वियस दैट ए बी शुड बी पैरेलल टू ए बी, क्या होगा डी का पैरेलल होगा, तो ए बी एंड डी आर पैरेलल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब जाके हम पी क्यू सरफेस पे जब लाइट ट्रैवल कर रही है एयर टू वाटर, उसके लिए हम स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। When light is traveling from air to water, if we use Snell's law, then we will get refractive index of water with respect to air. ठीक है ना, तो हम क्या क्या मिल सकते हैं यहाँ पे, refractive index of water with respect to air equal to ratio of sine of the angle of incidence to sine of angle of refraction। तो देखो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जब एयर से वाटर पे ट्रैवल कर रही है, तब हम लोग जब स्नेल्स लॉ यूज किया तब मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाउ अगेन हम सेम कर सकते हैं। नाउ वाटर इज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, इन कंपैरिजन टू ग्लास वाटर इज ऑप्टिकली रेयर। ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू ग्लास, ग्लास के साथ अगर हम कंपेयर करें तो water optically rarer है, glass is optically denser, so rarer to denser, again light is traveling from rarer to denser, so यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा refractive index of glass with respect to water equal to sin R1 upon sin R2। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD रे के लिए कंसिडर करेंगे। CD रे के लिए लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, ग्लास से एयर, ग्लास से एयर, मतलब अब हमको क्या निकालना है, अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वही हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। अब जाके हमको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो साइन आई कैंसिल, साइन R1 कैंसिल, साइन R2 एंड साइन R2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, राइट हैंड साइड पे हमको सिर्फ 1 मिला है, सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप्स पे हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सिर्फ ए जो एंड ए दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लाना है, एक सिंपल मैथमेटिकल स्टेप, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एक सिंपल मैथमेटिकल स्टेप इस टर्म से हम लिख सकते हैं। अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे क्या था mu13 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन mu31, that is refractive index of 1 with respect to 3 can be written as 1 upon refractive index of 3 with respect to 1। तो यहाँ पे हमने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो पिछले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था वो यूज किया है। उसके बाद एक मैथमेटिकल स्टेप देखो, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया, तो तुमको क्या मिल गया, म्यू refractive index of medium 3 with respect to 2 equal to refractive index of 3 with respect to 1 upon refractive index of 2 with respect to 1। तो ये तो था मैथमेटिकल डिराइवेशन, ठीक है। ये क्या था तुम्हारा, रे डायग्राम समझ में आ गया, लाइट डिफरेंट मीडियम, बहुत सारे, यहाँ पे और भी मीडियम हो सकता था, यहाँ पे और भी मीडियम हो सकता था, सपोज अगेन यहाँ पे ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी का, उसके बाद और कुछ मीडियम भी हो सकता था, तो बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम सिर्फ 3 मीडियम हमने लिया है। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, देखो फिजिकल मीनिंग है, अगर हम लोगों को कोई भी 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता है। जैसे यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको पता है, प्लस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता है। अगर ये दोनों पता है तो हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल सकते हैं और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू एयर पता है तो ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यूज हो सकते हैं। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, हम लोगों को पता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33। तो 1.33 मतलब क्या है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोगों को पता है 1.5। 1.5 वैल्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम लोगों को वाटर एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी, इस फॉर्मूला यूज करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33 कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है, इसके ऊपर बेस करके एक प्रैक्टिकल भी तुमको करना है। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस में एक प्रैक्टिकल भी है जो तुमको करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे एक्चुअली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होते हैं, कैसे इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्या होते हैं। पहले हम एक ग्लास स्लैब PQRS लिया है। ठीक है, एक ग्लास स्लैब PQRS लिया है। अब ये PQ जो सरफेस, PQ सरफेस क्या है, सेपरेटिंग सरफेस ऑफ एयर एंड ग्लास। इस सरफेस में एक इंसिडेंट रे AB आके B पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, तो B पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। नाउ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब क्या है, rarer टू denser, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल bend towards द नॉर्मल। ठीक है ना, मतलब लाइट को इस तरफ जाना था लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए वो इस तरफ जा रही है, इट्स bends towards द, इस तरफ जाना था लेकिन वो किस तरफ मूव हुआ, नॉर्मल की तरफ, तो इट bends towards the normal. Here BC is your refracted ray and BC नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट किया दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? ओके, नाउ BC जो रिफ्रैक्टेड रे वो जाके SR सरफेस, SR सरफेस क्या है, SR सरफेस इज अ सेपरेटिंग सरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर। तो SR सरफेस पे C पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, तो C पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो हियर नॉर्मल जो ABC रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I2 एंड CD है तुम्हारा फाइनल रे। नाउ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ABC रे के लिए क्या हो रहा है, BC रे C पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, नाउ ग्लास टू एयर लाइट ट्रैवल कर रही है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो इस तरफ जाने वाला था, अब किस तरफ जा रही है, CD पाथ फॉलो कर रही है। तो CD है तुम्हारा इमर्जेंट रे एंड इस एंगल है तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, क्लियर? नाउ सी, लाइट रे को इस पाथ पे, यही पाथ पे जाना था। अगर ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं रहते, सो अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं रहता तो उसको किस तरफ जाना था, ये ई पाथ पे, लेकिन यहाँ पे ग्लास स्लैब है, दैट्स व्हाई क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन के लिए अब लाइट किस तरफ जा रही है, CD पाथ पे। तो लाइट का क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, इस तरफ जाना था वो अब इस तरफ जा रही है, सो
एक शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, देखना है या से क्या प्रूफ करना है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस प्रूफ करना है। तो ए बी बहुत इजी है, हम लोग ए बी रे के लिए पहले PQ सरफेस पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ यूज करने का मतलब क्या है, हम लोग PQ सरफेस पे जब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तब क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू sin I1 by sin R1, इक्वेशन 1 मिल गया। अगेन हम SR सरफेस पे जब जहां पे BC रिफ्रैक्टेड रे आके C पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, उस रे के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे ग्लास टू एयर लाइट ट्रैवल कर रही है, सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस हो जाएगा sin I2 by sin R2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। नाउ अगेन हमने क्या यूज किया यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब refractive index of air with respect to glass can be written as 1 upon refractive index of glass with respect to air। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, जब भी हम reversibility of light यूज कर रही है, मतलब है 1 अपन करने से क्या होता है, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है उसका जो पोजीशन है वो सिर्फ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया और दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, ये तो कैंसिल हो गया, ओनली 1, ठीक है। अब देखो PQ एंड SR आर पैरेलल, सो ये जो एंगल एन डैश BC एंड जो BC एंगल है, जो ए एंगल C एंड यहाँ पे जो B एंगल है, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि PQ एंड SR आर पैरेलल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, R1 इक्वल टू I2, मतलब ये जो I2 यहाँ पे हम R1 बिठा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने वही किया है, I2 का प्लेस में R1 बिठा दिया। अगर I2 का प्लेस में हमने R1 बिठाया तो हमको क्या मिल गया, R1 कैंसिल, तो sin I1 by sin R2 इक्वल टू 1, और हम लिख सकते sin I1 इक्वल टू sin R2, तो बोथ साइड से sin को फिनिश कर दो, I1 इक्वल टू R2, तो प्रूफ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस है तो क्या होता है, मतलब है AB इज पैरेलल टू CD, मतलब जो इंसिडेंट रे उसका जो पाथ था, इमर्जेंट का रे का पाथ क्या है, पैरेलल ही रहेगा, शिफ्ट होगा लेकिन पैरेलल रहेगा, वही है ये प्रूफ। तो इस प्रूफ में किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ लैटरल शिफ्ट। नाउ व्हाट इज लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए। जो पहले का डायग्राम वही हमने यूज किया यहाँ पे, देखो इंसिडेंट रे अगर ग्लास स्लैब यहाँ पे एब्सेंट रहता, मतलब नहीं रहता, तो क्या होता, इंसिडेंट रे इस पाथ से ए पाथ से मूव करता, ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या था ए, लेकिन यहाँ पे ग्लास स्लैब है, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन होने के बाद अल्टीमेटली रे किस तरफ जा रही है, इस तरफ। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट गायब हो गया कहां से पता नहीं, ये CE होगा, हाँ सी पॉइंट है, ठीक है, CE होगा। तो इस सिर्फ डीप पाथ है फाइनल पाथ, तो ये है इंसिडेंट रे का पहले का डायरेक्शन, और फिर फाइनली जो रे है वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो ये दोनों पाथ का, ये दोनों डायरेक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, the perpendicular distance between the direction of incident ray and emergent ray is known as lateral shift, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, वो है तुम्हारा लेटरल शिफ्ट। तो हमको लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालना है, कितना शिफ्ट हुआ, लाइट रे कितना शिफ्ट हुआ रिफ्रैक्शन के लिए, वो निकालने के लिए हम लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालेंगे।
फर्स्ट लेटरल शिफ्ट का हम ये देख लेते हैं। लेटरल शिफ्ट का डेफिनेशन क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल क्या होगा? आई होगा, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आई होगा। अब ये है आर, तो इस छोटा सा एंगल जो है उसका वैल्यू क्या होगा? आई माइनस आर। ठीक है, नाउ हम सी पॉइंट से एक्सटेंडेड ए के ऊपर, जो एक्सटेंडेड जो इंसिडेंट रे उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या है? सीई नॉर्मल। ठीक है, सी पॉइंट से एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इसका डिस्टेंस क्या है? लेट द डिस्टेंस इज एक्स। हमने क्या लिया है? डिस्टेंस को एक्स लिया है। अब जाके हम एक्सप्रेशन जब डिराइव करेंगे, फर्स्ट हम क्या लेंगे? एक्सप्रेशन डिराइव करने के टाइम पे हम क्या, फर्स्ट है हम सी पॉइंट से एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। सी इज नॉर्मल टू ए बी। ठीक है, एंड सी का डिस्टेंस क्या है? एक्स। क्लियर? नाउ हम ये जो छोटा सा ट्रायंगल क्या है? बीसीई। बीसीई ट्रायंगल पे ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू आई माइनस आर, एंड सी क्या है? ई एंगल क्या है? सॉरी, ई एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है एक राइट हैंडेड ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल से हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एम आई राइट? साइन का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल दिया तो साइन का वैल्यू क्या होगा? साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सी ई इज योर परपेंडिकुलर, तो सी का वैल्यू क्या है? एक्स, तो एक्स बाय बी सी इक्वल टू साइन ऑफ आई माइनस आर। क्लियर? और x इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे x इक्वल टू होगा BC, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो BC से, BC साइन आई माइनस आर। ठीक है, तो x का एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम लोगों को साइन आई माइनस आर का वैल्यू तो पता नहीं, वो हमको निकालना है। BC का वैल्यू भी पता नहीं, वो निकालना है। तो BC का वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज कर सकते हैं? BFC। BFC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे CF इज परपेंडिकुलर, BF इज बेस एंड BC इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये जो BFC ट्रायंगल पे हम क्या कर सकते हैं? BF बाई BC इक्वल टू कॉस ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से हम BC का वैल्यू निकाल सकते हैं। BC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? BF बाई कॉस आर। ठीक है, BF बाई कॉस आर लिख दिया। नाउ व्हाट इज BF? BF मतलब क्या है? BF मतलब है BF इक्वल टू PS। देखो B, ये जो रेक्टेंगल है वहां से तुम BF इक्वल टू PS लिख सकते हो। PS का वैल्यू क्या है? थिकनेस ऑफ द, T क्या है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब लिख सकते हो BF का प्लेस पे। तो T बाई कॉस आर, BC का वैल्यू क्या मिल गया? T बाई कॉस आर। सो इन दिस एक्सप्रेशन that is x equal to BC sin I minus R, वहां पे हम BC का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? T by cos R। क्लियर? ओके, तो x equal to फाइनली हमको इस एक्सप्रेशन मिल गया। फिर भी यहाँ पे भी हमको क्या क्या पता नहीं है, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। I माइनस आर जो एंगल दैट इज साइन M माइनस B का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या है? साइन आई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो ये जो साइन A माइनस B का फॉर्मूला यूज किया करके मिल गया साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। जस्ट ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया, ट्रिकोनोमेट्रिक। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, और कुछ नहीं। अब जाके देखो कॉसर का वैल्यू पता है क्या? कॉसर का वैल्यू भी पता नहीं है। साइनर का वैल्यू पता है क्या? वो भी पता नहीं है। अब हम जो कॉसर है 1 बाई कॉसर से दोनों साइड पे
मल्टीप्लाई करना है, तो 1/cos से मल्टीप्लाई कर दिया, cos कैंसिल, sin i रह गया, और यहाँ पे cos i sin r by cos r। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो लिटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन हम इस फॉर्म पे आ गया। अगेन हम लोगों को साइन आर का वैल्यू पता नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? स्नेल्स लॉ यूज करके। सो स्नेल्स लॉ करो यूज पी क्यू सरफेस पे। तो स्नेल्स लॉ से क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से? साइन आई बाई म्यू। देखो यहाँ पे साइन आर एंड कॉस आर का वैल्यू जो पता नहीं है हमको, उसका वैल्यू निकाल रही है कहाँ से? स्नेल्स लॉ यूज करके। स्नेल्स लॉ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, सो यहाँ से साइन आर का वैल्यू निकाल लिया। तो हम लोगों को पता है साइन एंड कॉस का रिलेशन, तो यहाँ से हम कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस आर इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ठीक है, कॉस आर का वैल्यू भी निकाल दिया यहाँ से। तो कॉस आर का वैल्यू निकाल के जो साइन आर ऑलरेडी निकाला था उसका वैल्यू पुट कर दिया, तो साइन आर एंड कॉस आर का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब जाके इस वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, इस इक्वेशन पे पुट करना है साइन आर एंड कॉस आर का वैल्यू। पुट कर दो, करके देखो क्या होता है। यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, तो साइन आई माइनस कॉस आई, जो कॉस आई था, और साइन आर का वैल्यू सिर्फ पुट किया है साइन आई बाई म्यू, एंड नीचे जो कॉस आर का वैल्यू पुट किया है। ठीक है, पुट करने के बाद क्या मिला है? अब जाके हम साइन आई को कॉमन ले सकते हैं। साइन आई को कॉमन लेके बाहर लेके आया। ठीक है, कॉमन लिया, बाहर लेके आया, तो यहाँ पे क्या रह गया? 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे म्यू है। ठीक है, तो म्यू का अंदर अगर लेके गया तो क्या होगा? म्यू स्क्वायर करके जाएगा, तो म्यू स्क्वायर, यहाँ पे म्यू स्क्वायर गया तो म्यू स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ साइन स्क्वायर आई रह गया। तो इस टर्म पे हम ये लिख सकते हैं, ये है फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जो लेटरल शिफ्ट है, that is the perpendicular distance between the direction of incident ray and emergent ray, उसको हम क्या लिख सकते हैं? in terms of thickness of the glass slab, in terms of angle of incidence and refractive index of, ये refractive index किसका है? ग्लास का, refractive index of glass slab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? x का वैल्यू, दैट इज लेटरल शिफ्ट, कितना शिफ्ट होगा जब ए रे ऑफ लाइट एक ग्लास स्लैब से पास होगा, तो रिफ्रैक्ट, तो उसका कितना शिफ्ट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कितना फैक्टर के ऊपर? फर्स्ट है थिकनेस के ऊपर। अगर थिकनेस ज्यादा हुआ, देखो थिकनेस के साथ कैसे रिलेशन है? डायरेक्ट। तो थिकनेस अगर ज्यादा हुआ तो शिफ्ट भी ज्यादा होगा। अगर ज्यादा थिकनेस का ग्लास स्लैब तुमने यूज किया तो क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, और सेकंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे रिलेटेड है? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज हुआ वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगा? लेटरल शिफ्ट इंक्रीज होगा। क्लियर? और थर्ड क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी ये रिलेटेड है। क्लियर? तो तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो मैक्सिमम एक ग्लास स्लैब पे मैक्सिमम कितना शिफ्ट मिल सकते हैं? तो मैक्सिमम शिफ्ट देखने के लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। When I equal to 90 degree, तो क्या हो जाएगा? sin I equal to 1 and cos I equal to 0. So in this case, x maximum का वैल्यू क्या हो जाएगा? thickness of the glass slab. तो मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकते हैं? जितना थिकनेस है ग्लास स्लैब का। ठीक है, तो ये है तीन फैक्टर, दैट इज द lateral shift produced by a glass slab increase with the increase in the thickness of the glass slab। ठीक है ना, फर्स्ट। और सेकंड क्या है? the increase in the value of the angle of incidence। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया तो लेटरल शिफ्ट भी क्या होगा?
इंक्रीज होगा। एंड क्या होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया फिर भी क्या होगा, एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया तो 1 से ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये टर्म छोटा होने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है। एंड मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट हम लोगों को कब मिल सकता है, जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, तो तब जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री होगा तब जाके हमको मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट मिल सकता है, एंड दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो ये था आज का लेक्चर का थ्योरेटिकल पोर्शन। आई होप तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है? तो यहाँ पे होम असाइनमेंट तुम लोगों के लिए, दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4, ठीक है? 9.4 का होम असाइनमेंट तुम लोग फर्स्ट खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगी, ठीक है? तो आज का क्लास में यहाँ पे खत्म करती हूँ। तो स्टूडेंट बाय, टेक केयर।